नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुवर्चला जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। एएनए एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज क्या होते हैं, इनकी वजह से क्या इनफर्टिलिटी हो सकता है, क्या मिसकैरेजेस हो सकते हैं, आज के टॉपिक का विषय है। एएनए का मतलब है एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज। ये एक टाइप ऑफ ऑटो एंटीबॉडी है जो सेल्स के न्यूक्लियस को टारगेट करते हैं। एक पॉजिटिव एएनए टेस्ट का मतलब ये है कि ये एंटीबॉडीज आपके ब्लड में है। एएनए एसोसिएट होते हैं ऑटो इम्यून डिजीजेस से, जहाँ पे इम्यून सिस्टम ही अपने बॉडी को, जो इम्यून सिस्टम बीमारियों से लड़ता है वही अपने बॉडी को ही अटैक करना शुरू करता है, अपने टिश्यूज को ही अटैक करना शुरू करता है। तो ऑटो इम्यून डिजीजेस वो होते हैं। तो कौन से वाले होते हैं, देखते हैं एएनए पॉजिटिविटी में कौन से कंडीशंस आ सकते हैं। एक तो है एसएलई, सिस्टमिक ल्यूपस एरिथेमेटोसिस। ये एक बहुत कॉमन कंडीशन है, पॉजिटिव एएनए से एसोसिएटेड है। उसके बाद आता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जो जोड़ियों से अफेक्टेड है। फिर आता है शोग्रेन सिंड्रोम, ये ऐसा कंडीशन है जहाँ पे बॉडी के ग्लैंड्स इफेक्ट होते हैं जो बॉडी में मॉइस्चर प्रोड्यूस करते हैं। फिर होता है स्क्लेरोडर्मा, ये एक ग्रुप है ऑटो इम्यून डिजीज में जहाँ पे स्किन हार्ड हो जाता है, टाइटन हो जाता है, कनेक्टिव टिश्यूज भी प्रभावित होते हैं। और भी कई तरह के ऑटो इम्यून डिजीजेस होते हैं, जैसे कि एएनए दूसरे ऑटो इम्यून डिजीजेस पे भी अपना प्रभाव दिखा सकता है, जहां हेल्दी लोग भी इफेक्ट हो सकते हैं और बुजुर्ग ओल्डर लोग, अडल्ट में भी ये प्रॉब्लम देखा गया। तो ये होता क्या है, तो मैकेनिज्म समझते हैं कि एएनए की वजह से ऑटो इम्यून डिजीजेस कैसे होते हैं। सबसे पहले तो इम्यून सिस्टम डिसफंक्शन समझते हैं। इम्यून सिस्टम जो है एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है, जैसे मैंने कहा, अपने बीमारियों से लड़ने के लिए। लेकिन अगर वो बाय मिस्टेक अपने ही बॉडी के प्रोटीन्स को डैमेज करता है, स्पेशली सेल के न्यूक्लियस में, तो ये प्रॉब्लम हो सकता है। इसकी वजह से इन्फ्लेमेशन और टिश्यू डैमेज होना शुरू हो जाता है। क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन यानी लगातार इन्फ्लेमेशन रहने की वजह से ऑटो इम्यून डिजीजेस में रिएक्शंस होते हैं, मल्टीपल ऑर्गन्स को अफेक्ट कर सकते हैं और सिस्टम्स पे भी इसका असर देखा गया है। मिसकैरेजेस पे भी असर देखा गया है, क्योंकि ऑटो इम्यून कंडीशंस जैसे एसएलई मैंने कहा, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन और टिश्यू डैमेज में क्या होता है, यूट्रस, गर्भ और प्लासेंटा, बच्चे दानी पे भी असर पड़ सकता है, जो बहुत जरूरी होता है एक हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए। इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस करके होते हैं और इम्यून कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं, ये इम्प्लांटेशन और एम्ब्रियो के बढ़ने के लिए, बेबी के बढ़ने पे बाधा डाल सकते हैं, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी आगे नहीं बढ़ता है। फिर आते हैं एंटी फॉस्फोलिपिड सिंड्रोम पे, एपीएस जिसे कहते हैं। ये एसएलई के साथ जुड़ा हुआ होता है और इसमें एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडीज जैसे कि लूपस कोआगुलेंट, एंटी कार्डियोलिपिन एंटीबॉडीज और एंटी बीटा 2 ग्लाइकोप्रोटीन 1 होते हैं। ये एंटीबॉडीज रहने के कारण ब्लड क्लॉट्स इंक्रीज होते हैं, जिसकी वजह से प्लासेंटल इनसफिशिएंसी यानी कि बच्चे का जो प्लासेंटा होता है, जो माया होता है, वो ठीक से बढ़ता नहीं है, रिकरेंट मिसकैरेजेस होते हैं और अन्य तरह के प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं, जैसे कि थ्रोम्बोसिस। ऑटो इम्यून डिजीजेस में पॉजिटिव एएनए की वजह से, स्पेशली एपीएस होने की वजह से, ब्लड क्लॉट्स होने के कारण प्लासेंटा ठीक से बढ़ नहीं पाता, क्योंकि वहाँ पे ब्लड फ्लो ठीक नहीं होने के कारण बेबी ठीक से बढ़ता नहीं है, जिसके कारण मिसकैरेजेस होने के चांसेस होते हैं। फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन, बच्चे ठीक से बढ़ नहीं पाते, प्री टर्म डिलीवरी हो सकता है, या जैसे मैंने कहा मिसकैरेज भी हो सकता है। सो ऑटो इम्यून एंटीबॉडीज प्लासेंटा के डेवलपमेंट और फंक्शन में बाधा डाल सकते हैं और एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स यानी कि पौष्टिक आहार प्लासेंटा तक पहुंच नहीं पाता, ऑक्सीजन एक्सचेंज ठीक से हो नहीं पाता शिशु और माँ के बीच में, इसीलिए वो ठीक से बढ़ नहीं पाता। इस कारण की वजह से फीटल डिस्ट्रेस या प्रेगनेंसी लॉस भी हो सकता है। इस प्रॉब्लम की वजह से, ऑटो इम्यून डिजीज की वजह से एंडोक्राइन फंक्शन भी इफेक्ट हो सकता है। एंडोक्राइन फंक्शन हार्मोनल बैलेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ऑटो इम्यून डिजीज होने की वजह से, हार्मोनल इम्बैलेंसेस की वजह से प्रेगनेंसी में असर दिख सकता है। इस डिसरप्शन की वजह से एंडोमेट्रियल लाइनिंग का ठीक से ना बढ़ना, अर्ली प्रेगनेंसी में मेंटेनेंस ना होना भी देखा गया है। तो अब हम समझते हैं इसको डायग्नोज कैसे किया जाता है। यूजुअली इसका ऑटो इम्यून जो मैंने आपको बताया एंटीबॉडीज, एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज को ब्लड टेस्ट द्वारा निर्धारित किया जाता है। स्पेसिफिक एंटीबॉडीज टेस्ट होते हैं, जैसे कि एंटी डीएसडीएनए, एंटी स्मिथ, एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडीज वगैरह, जिससे पिन पॉइंट किया जाता है कि एग्जैक्ट ऑटो इम्यून कंडीशन क्या है। क्लिनिकल एवेल्युएशन में डेफिनेटली क्लिनिकल हिस्ट्री लिया जाता है, एग्जामिनेशन किया जाता है कि साइंस सिम्टम्स को समझने के लिए ऑटो इम्यून कंडीशन में कौन सा डिजीज है, कौन से कंडीशन में कैसे साइंस होते हैं, ये सब समझा जाता है। रेगुलर मॉनिटरिंग होता है प्रेगनेंसी के दौरान
स्पेशली जब ऑटो इम्यून कंडीशंस होते हैं। मैनेजमेंट में प्री कंसेप्शन काउंसलिंग बहुत जरूरी होता है। जिन महिलाओं में पॉजिटिव ANA देखा गया है उनका काउंसलिंग पहले अवश्य करना चाहिए, क्योंकि उनके पोटेंशियल रिस्क्स क्या हैं, मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए, ये डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है। मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच होना चाहिए। रोमेटोलॉजिस्ट, ऑब्स्टेट्रिशियंस, फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट, इन सबको आपको मिलना चाहिए और ये डिसाइड करना चाहिए कि कौन सा बेस्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन रहेगा। इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपीज आते हैं मेडिकेशंस में। ये मेडिकेशंस हाइड्रोक्लोरोक्विन हो सकते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हो सकते हैं, या दूसरे इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट्स भी हो सकते हैं जो ये ऑटो इम्यून एक्टिविटी को कम करते हैं। एंटीकोगुलेंट्स भी दे सकते हैं, जैसे कि लो डोज एस्पिरिन, हेपारिन वगैरह दिया जाता है ब्लड क्लॉट्स को प्रिवेंट करने के लिए इन महिलाओं में। हार्मोन सपोर्ट भी दिया सकता है। मैंने कहा कि बच्चेदानी ठीक से बढ़ नहीं पाता, इसीलिए प्रोजेस्टेरॉन सप्लीमेंट भी दिया जाता है, जिससे अर्ली प्रेगनेंसी में उसे सपोर्ट किया जा सकता है। और रेगुलर मॉनिटरिंग, बच्चा और माँ को ठीक से मॉनिटर करना चाहिए। रेगुलर अल्ट्रासाउंड्स, ब्लड टेस्ट और ये प्लासेंटल फंक्शन को भी ठीक से असेस करना चाहिए। लाइफस्टाइल को भी ठीक से मेंटेन करना चाहिए। स्ट्रेस मैनेजमेंट, बैलेंस डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज वगैरह सब अगर आप कर पाएंगे तो ये ऑटो इम्यून कंडीशन जो है उसे कंट्रोल में रख पाएंगे। सो पॉजिटिव ANA यानी एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज रहने की वजह से ये तो निर्धारित है कि ऑटो एंटीबॉडीज होते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे ऑटो इम्यून डिजीजेस हो सकते हैं जो फर्टिलिटी पे भी असर दिखा सकते हैं, प्रेगनेंसी आउटकम्स पर। इन्फ्लेमेशन, थ्रोम्बोसिस, प्लासेंटल इनसफिशिएंसी और हार्मोनल इम्बैलेंसेस की वजह से प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, जैसे कि मिसकैरेजेस वगैरह। लेकिन प्रॉपर डायग्नोसिस, प्री कंसेप्शन काउंसलिंग, मेडिकेशंस, कॉम्प्रिहेंसिव अगर ठीक तरह से हम चारों तरफ से इसे ठीक से मैनेज कर पाएं, इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी दे पाएं, एंटीकोगुलेंट्स सब कुछ अगर कर पाएं तो डेफिनेटली प्रेगनेंसी आउटकम्स अच्छे होते हैं इन महिलाओं में भी जिनमें पॉजिटिव एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज देखे जाते हैं। इसके बारे में और जानकारी के लिए अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स आइए। थैंक यू। हमने इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत की है, ज़रूर हमें सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। थैंक यू।